नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशनल पर। विद्यार्थियों, आज हल कराऊंगा आपको मैं कक्षा 6 का सोशल साइंस का पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी एनुअल एग्जाम के लिए, जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है आपके प्रस्तावित होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो विद्यार्थियों मैं आपको तैयारी करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद करवाता हूँ विद्यार्थियों। मेरा उद्देश्य आपको याद करवाना है, ना कि बताना विद्यार्थियों। मेरा उद्देश्य है बस प्रश्नों के साथ उत्तर भी आपको उपलब्ध करवाना। देख सकते हैं आप, मैंने जो पेपर आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये हल करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, मतलब समझ सकते हो आप। इसके साथ मैंने उत्तर भी जोड़ रखे हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, वो परीक्षाओं में सबता है विद्यार्थियों। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो विद्यार्थियों, हमारे जो यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाल रखी आप देख सकते हैं वहाँ से। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो या फिर बिहार, यूपी, झारखंड, हरियाणा वगैरह, और दिल्ली बोर्ड, सभी के विद्यार्थी हो आप, तो पूरा वीडियो देखना लास्ट तक विद्यार्थियों। हमने आपके लिए उत्तर सहित आपको पूरा पेपर हल कराऊंगा। इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको याद करवा दूंगा यहीं पर। अगर आपको एक बार में भी याद ना हो तो विद्यार्थियों, पेपर को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको फ़ायदा लेना है तो विद्यार्थियों, अच्छे अंकों के साथ पास होना है तो वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखना है। और देखो, एक और बात कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो विद्यार्थियों, आपका भी तो फर्ज बनता है विद्यार्थियों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बीच में भी आपसे बातें करते रहेंगे, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पूर्णांक सभी का अलग अलग, काफ़ी स्टूडेंट का ये जो प्रश्न आता है कि सर पूर्णांक तो हमारा 60 का है, 50 का है, लेकिन देखो सभी स्टेट का पूर्णांक वो अलग अलग होता है, लेकिन सिलेबस है वो पेपर वो एक जैसा रहने वाला, क्योंकि सिलेबस उनका सेम ही होता है। देखो पूरे ऑल इंडिया में कोई भी सिलेबस अलग अलग नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा 99% सेम ही होता है। तो आप इससे निश्चिंत रहे, इसकी टेंशन नहीं करनी आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। पूर्णांक उसके स्कूल के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखो, हमारा ही चैनल है, आप देख सकते हैं श्याम एजुकेशनल। तो वैसे हम हमारे द्वारा आपको पेपर उपलब्ध करवाया जाता है कहीं। तो शुरू करता हूँ। सबसे जो पहला प्रश्न होगा, अतीत में आम लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते थे। जो अतीत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो प्राकृतिक भाषा। कौन सी? जो प्राकृतिक थी वो प्राकृत भाषा है वो इसका उपयोग करते थे। तो नेक्स्ट होगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो यजुर्वेद है। कौन सा? अरे सॉरी विद्यार्थियों, ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे पुराना जो सबसे पहले बना था वो ऋग्वेद ही है। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है कौन? जो ग्राम पंचायत का प्रमुख वो सरपंच कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो वो सहारा रेगिस्तान है, जबकि थार रेगिस्तान वो भारत पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ब। अब आएगा खाली जगह। आपको खाली जगह भरनी होगी, तो सबसे देखो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, देखो बार बार मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि प्रश्न सप्ताह में बिल्कुल अर्धवार्षिक में जो हमने पेपर उपलब्ध करवाए थे, वो आप काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो बच्चे तैयारी करके एग्जाम दिए थे, उनका अच्छा पेपर गया था, वो शानदार स्कोर किया था उन्होंने। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लगातार जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो इसमें हमें दे रखा है राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान के जो अपवाह तंत्र है विद्यार्थी, उसको 3 क्षेत्र में, आंतरिक अपवाह तंत्र, बाहरी, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का अपवाह तंत्र। नेक्स्ट हो गया जाति व्यवस्था का एक उदाहरण है। क्या है जाति व्यवस्था? एक असमानता का उदाहरण है। जाति व्यवस्था से क्या होता है? असमानताएं पैदा होती है, ठीक है, भेदभाव होता है। महावीर ने अपनी शिक्षा भाषा में दी थी। महावीर ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी थी? तो प्राकृतिक भाषा में। कौन सी भाषा? प्राकृतिक भाषा थी, प्राकृत। तो नेक्स्ट है इंडिया शब्द से निकला है। इंडिया कौन से शब्द से निकला? इंडस से। किससे? इंडस से। नेक्स्ट देखो, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताना है। तो पांडुलिपि क्या? देखो हमने इतना शानदार तरीके से आपको उत्तर बता रखा है कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों, आप यूट्यूब पर कहीं पर आपको उत्तर सहित आपको कहीं पर पेपर हल नहीं करवा दिया जाएगा, और इतना शानदार तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं हमारे सारे जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ मैं पूरे यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं पेपरों के, आपको इतने सारे पेपर भी हमने उपलब्ध करवाए, सही तरीके से शानदार तरीके से उत्तर सहित आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। हमें पता है विद्यार्थियों आपको क्या चाहिए, आंसर विथ उत्तर कुंजी प्रश्नों का हल चाहिए, तो हमें पता है कि आप ऐसे पढ़ते हो, ठीक है। तो हमारा काम है आपको सही तरीके से शिक्षा प्रदान करना। पांडुलिपि, देखो पांडुलिपि ताड़ के पत्रों से जो हाथ से लिखी मिलती हैं, जबकि जो अभिलेख हैं वो पत्थर या धातु की सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ठीक है। तो ये अब पांडुलिपि और ताड़ में अंतर है। नेक्स्ट है अशोक ने किन, विद्यार्थियों अशोक ने किन कर्मकांडों को व्यर्थ ठहराया था। अशोक ने किन कर्मकांडों को व्यर्थ ठहराया, तो अशोक के अनुसार जो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे, उदाहरण के लिए जब बीमार थे, ठीक है, जब उनके बच्चों का विवाह तथा बच्चों के जन्म और जब यात्रा शुरू करते तो वह तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। तो अशोक ने इन कर्मकांडों को व्यर्थ ठहराया था। ये मतलब बिना फालतू का खर्चा होता था बहुत ज़्यादा, तो ये किसी काम का नहीं था, ठीक है, इसे व्यर्थ ठहराया था। तो ऐसे 3 शासकों के नाम बताइए जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो ऐसे कौन कौन से 3 शासक थे जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। बाणभट्ट, रविकीर्ति और xuanzang, ठीक है, xuanzang। अगला है कि भारत विविधताओं का देश है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत विविधताओं का देश है। विद्यार्थियों अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो हम आपके लिए इतना करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है विद्यार्थियों। अगर देखो मैं ऐसे ही नहीं कहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो लगातार जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। भारत विभिन्न विविधताओं का देश है क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करते थे, अलग अलग पहनावा पहनते। तो इसलिए भारत विविधताओं का देश है। हर प्रकार की तरीके से यहाँ गतिविधियाँ होती रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है। तो सरकार है वो 3 स्तरों पर, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। स्थानीय में का मतलब समझते हो आपके गांव या शहर या पंचायत की जो सरकार होती है वो स्थानीय होती है। राज्य सरकार में जो पूरा राज्य का ध्यान रखा जाता है, राज्य की सरकार, जैसे विधानसभा। राष्ट्रीय स्तर में क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है। और राज्य स्तर में मुख्यमंत्री का संबंध होता है, और स्थानीय स्तर में मतलब सरपंच या फिर आपके प्रधान होते हैं पंचायत समिति के, वो शामिल होते हैं, ठीक है। ये 3 स्तरों पर कार्य करती है। पटवारी के 2 कार्य बताना विद्यार्थी। पटवारी के 2 कार्य, तो पटवारी का 2 कार्य क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं। गाँव की जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि एकत्रित करना, ये आपके पटवारी है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम बताने हैं। तो सूर्य से उनकी यानी सूर्य के सबसे निकट, उसके बाद उसके दूर, उसके दूर, ऐसे इससे सबसे निकट है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न होगा, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और कक्षीय समतल का चित्र बनाइए। तो झुकाव और कक्षीय समतल का जो चित्र बनाना इस तरीके से आप देख सकते हैं। पृथ्वी की कक्षीय तल पर लंब और ये उत्तरी ध्रुव है, ये झुका हुआ देख सकते हैं। जैसे ये सीधा था लेकिन यहाँ थोड़ा झुका होने के बाद उत्तरी ध्रुव यहाँ आ गया और ये दक्षिणी ध्रुव आपके यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये और समतल कक्षीय तल है पृथ्वी का, और ये आप देख सकते हैं ये भी समतल है, और यह कर्क रेखा ऊपर है, बीच में है विषुवत रेखा, और सबसे नीचे होगी आपके मकर रेखा, समझ सकते हो। ये है हमारे आपके पृथ्वी का एक चित्र है, आपका समतल कक्षीय तल। नेक्स्ट है लू किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। लू किसे कहते हैं, तो समझ सकते हैं आप लू किसे कह सकते हैं। तो राजस्थान में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में जब हवाएं चलती है, मतलब गर्म और साथ में धूल भी उड़ती है, तो उन हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जिससे क्या होती है, लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, और कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा होती है, इतनी तेज़ होती है। रेगिस्तान में जाति व्यवस्था से गैर बराबरी किस प्रकार पैदा हुई लिखना है। देखो जाति व्यवस्था से क्या किस प्रकार मतलब असमानताएं पैदा हुई है। देखो जाति व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया, ठीक है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते थे। जो लोग जाति में पैदा होते थे उन्हें बदल नहीं सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा नहीं बदल सकता था। पैसे का मतलब समझते हो आप, काम, कार्य। जैसे कोई भी जाति में मौसी में पैदा हुआ है तो वो चमड़े का काम करेगा, जूते बनाने का, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी काम जाति के हिसाब से बांटा दिया गया था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। इससे गैर बराबरी पैदा हुई थी। बिल्कुल सही बात है कि जो लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, उसी अनुसार आप उनको कार्य करना पड़ता था, इससे गैर बराबरी पैदा हुई।
हिंदू शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ, इसके उपयोग को समझाइए। देखो हिंदू शब्द का उपयोग इन सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ये शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ विद्यार्थियों जो परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल। अगर आप अपने शानदार अंकों के साथ अपने स्कोर करना चाहते हैं विद्यार्थियों, तो आप लगातार तैयारी करते रहे। हमारे इस चैनल के ऊपर आपकी हर तरफ से मदद की जाएगी, ठीक है। बस आप लगातार जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपने प्रश्नों को। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता थी, उनका अंत का कारण था पहली वहाँ की नदियाँ सूख गई थी, ठीक है, पहला कारण। दूसरा, ईंट पकाने के लिए जंगलों की जरूरत पड़ी, जिससे जंगलों को काटा गया और जंगलों का विनाश हो गया। कुछ इलाकों में बाढ़ आने से क्या होगा, वो सभ्यता का अंत हुआ और शासकों का नियंत्रण भी समाप्त हो गया। मतलब वहाँ के शासक थे उनका भी नियंत्रण समाप्त हो गया। ये चार कारण है, आप लिख देना और आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता के हल करवा दिया उत्तर सहित। देखो विद्यार्थी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि हमने आपको सही तरीके से आप उत्तर सहित, अगर आप उत्तर नहीं होते और मैं यहाँ बोलता तो आपको बहुत कम याद होता। अब उत्तर भी साथ में दे रखा है तो इसका मतलब आप आसानी से याद कर पाओगे एक ही बार में, ठीक है। तो विद्यार्थियों बस फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और नए प्रश्न उत्तरों के साथ। आप देख सकते हैं अपने इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए अपलोड करते रहेंगे लगातार एग्जाम तक। तो बस जुड़े रहे और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।